हेलो नमस्कार वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेवाड़ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने देखा था मारवाड़ के इतिहास के जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था राव मालदेव, और मालदेव के युद्ध और हमने उनकी उपाधियां और उन्होंने किस तरह से युद्ध लड़े और किस तरह से वो 52 युद्धों के विजेता रहे उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं के जो अगले शासक निकल के आते हैं या जो उनके बेटे हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर वीडियो के नीचे कीजिएगा। तो चलिए, जो हमारे मालदेव के जो बेटे थे उनका नाम था राव चंद्रसेन। हालांकि जो ये मालदेव के जो बेटे थे चंद्रसेन, ये सबसे छोटे बेटे थे। इससे पहले भी इनके दो बड़े भाई थे, राव चंद्रसेन से दो बड़े भाई थे। इनका नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम था मोटा राजा उदय सिंह। तो उनको हम आगे देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं राव चंद्रसेन के बारे में, जिन्होंने 1562 से लेकर 1581 के मध्य शासन किया था। बेसिकली इनका जो जन्म है वो 1542 में हुआ था, 1542 ईस्वी में। और 1562 ईस्वी में उन्होंने क्या हुआ, राज सिंहासन पर इनका क्या हो गया, राज तिलक हो गया था। अकबर ने राम की सहायता की, यानी जो राम सिंह इनका भाई था, और जोधपुर पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन बदराजुन जालोर चले गए। बदराजुन कहाँ पर पड़ता है, जालोर। बेसिकली जो जालोर है वो भी हमारे मारवाड़ के टेरिटरी में आता था। इसीलिए जब राम सिंह और उदय सिंह को राजा नहीं बनाया तो ये दोनों यहाँ पर चले गए, अकबर के पास चले गए। और अकबर के पास जाने के बाद अकबर ने इनकी सहायता की और जोधपुर को क्या किया, चंद्रसेन से छीन लिया। और चंद्रसेन यहाँ से चले गए बदराजुन। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में 1570 में भाग लिया, लेकिन वहाँ अकबर ने अपने भाई के पक्ष में देखकर अकबर से बिना मिले ही चला गया था कोई चंद्रसेन। इसलिए क्या हुआ, 1570 में अकबर ने एक बहुत ही खतरनाक कला लागू की थी, या कला कहते हैं हम। अब बहुत ही ऐसा उपाय निकाला उसने अपने राजस्थान के राजाओं को अधीन करने के लिए। नागौर दरबार लगाया था 1570 में। तो इसने क्या किया कि इसमें सभी राजा लगभग लगभग शामिल हुए थे। उसमें क्या हुआ, चंद्रसेन भी शामिल हुआ था। वो चाहता था कि क्यों ना मुझे जोधपुर वापस मिल जाए। क्या चाहता था, वो चाहता था जोधपुर यानी कि मारवाड़ वापस चाहता था। किससे चाहता था, अकबर से। लेकिन जब वो वहाँ पर मिलने गया और वहाँ पर जब इसने सबका रवैया देखा तो इसे पता लगा कि अकबर का रवैया जो है वो उनके भाइयों की तरफ ज़्यादा है, यानी कि जो हमारे राम सिंह है और जो उदय सिंह है उनकी तरफ किसका रवैया ज़्यादा है, हमारे अकबर का रवैया ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ से चले गए कि कहीं मारवाड़ के चक्कर में इनकी मतलब मृत्यु ना कर दे। इसीलिए यहाँ से भाग कर क्या वहाँ से नागौर दरबार से बिना मिले वापस आ गए। कहाँ पर आ गए थे ये, अ, बदायूं जालोर आ गए थे। और फिर इन्होंने क्या किया, अकबर ने बदराजुन पर आक्रमण कर दिया तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। फिर क्या हुआ कि अकबर को पता चला कि भाई चंद्रसेन तो यहाँ पर आए और अपना अपमान करके चले गए, क्योंकि उनसे ना मिलना एक तरह से नागौर अपमान में आकर उनकी अधीनता स्वीकार ना करना उनका अपमान था बेसिकली। इसीलिए अकबर ने बदराजुन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो चंद्रसेन थे वो बदराजुन से सिवाना चले गए। कहाँ पर चले गए, सिवाना। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, सिवाना मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली रही है। क्या रही है, सिवाना जो रही है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया एवं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मरते दम तक उन्होंने क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने आजीवन उसके साथ संघर्ष किया। किसके साथ, जो हमारा अकबर था उसके साथ। 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियों में चिचियाई जो कि पाली है उस स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। 1581 में सारण नाम की जो सारण पहाड़ियां हैं वहाँ पर एक सिचियाई नाम का स्थान है पाली के अंदर। वहाँ पर किसकी हो गई थी मृत्यु, हमारे चंद्रसेन जी की मृत्यु हो गई थी। और अकबर ने बीकानेर के राय सिंह में 1572 और 74 तक जोधपुर प्रशासक नियुक्त किया। 1572 से 74 के मध्य जो अकबर का जो बीकानेर का राय सिंह था उसको जोधपुर प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि अकबर ने इस भूमि को क्या घोषित कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था। खालसा घोषित करने का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट हमारे मुगल कह सकते हैं मुगल जो टेरिटरी थी उसके अधीन रहेगा, उसी की टेरिटरी में होगा डायरेक्ट, ना कि उस पर कोई राज्य शासन करेगा। तो उसने राय सिंह को नियुक्त कर दिया। कहाँ पर नियुक्त कर दिया, जोधपुर के अंदर। अब इनकी उपाधियों की हम बात कर लेते हैं। इनकी पहली उपाधि निकल के आती है मारवाड़ का प्रताप, सेकंड निकल के आती है मारवाड़ का अग्रगामी, और तीसरी निकल के आती है मारवाड़ का भोला बिसरा राजा। मारवाड़ का प्रताप यानी कि जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ में महाराणा प्रताप, उसी प्रकार ये भी अपने स्वतंत्रता का इन्होंने संघर्ष किया अपनी मातृभूमि के लिए। इसीलिए हम इन्हें मेवाड़ का प्रताप हमारे महाराणा प्रताप थे और ये मारवाड़ के प्रताप थे बेसिकली चंद्रसेन। और प्रताप का अग्रगामी यानी कि प्रताप का अग्रगामी अर्थ ये था कि जैसे कि प्रताप से पहले ही इन्होंने क्या किया, चंद्रसेन जी ने प्रताप से पहले ही अकबर के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। तो प्रताप के पदगामी या अग्रगामी जो हमें किसको कहते हैं, चंद्रसेन को। और चंद्रसेन की देखा या चंद्रसेन के ही अगले पदों पर कौन चले थे, महाराणा प्रताप, ये हम मान सकते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा,
तो फूला विशाल राजा इसलिए कि जैसे आज हम देखते हैं महाराणा प्रताप को सब लोग जानते हैं, महाराणा प्रताप की इतनी हम कह सकते हैं कि बहुत इनका इतिहास विस्तृत है। हालाँकि चंद्रसेन को भी इतिहास काफ़ी विस्तृत है, लेकिन अधिकतर क्या हुआ कि मारवाड़ का जो ये प्रताप था, यानी कि जो चंद्रसेन थे, उनको उतनी जगह नहीं मिल पाई मारवाड़ के इतिहास में जितना कि वो डिज़र्व करते थे। हालाँकि इनके पापा को जितनी जगह मिली, यानी राव मालदी, उतनी जगह भी इनको नहीं मिल पाई। इसका एक मुख्य कारण हम ये कह सकते हैं, इसका जो मुख्य कारण हमारे वो कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए थे हमारी उसकी प्रजा के मध्य, जिनकी वजह से ये अप्रिय हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई, हम प्रताप का अग्रगामी कह दिया, हमने मारवाड़ का प्रताप कह दिया, तो महाराणा प्रताप और जो चंद्रसेन थे उनमें जो विशेषताएं थी या जो समानताएं थी वो क्या क्या थी, उनकी बात करते हैं। तो दोनों में ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये एक बेसिकली मेन पॉइंट ये निकल करता है, दोनों ने अकबर की मतलब अधीनता स्वीकार नहीं की। ये स्वाधीन रहे, स्वतंत्र रहे अपने जीवन भर। दोनों ने छापामारी युद्ध पद्धति की। एक तरफ जो थे हमारे महाराणा प्रताप, वो भीलों के साथ मिलकर छापामारी युद्ध पद्धति कर रहे थे, और इधर भी चंद्रसेन ने छापामारी युद्ध पद्धति चालू कर दी थी अपने सैनिकों के साथ मिलकर। दोनों ने अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप को अपने क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप को जैसे कि सामना करना पड़ा, उनके पिताजी ने किसको राजा बनाया था, उनके पिताजी ने उनको राजा बनाया था उनके छोटे भाई को। और इनके भाई भी इनके बड़े भाई थे, उनसे नाराज हो गए थे, और उनके छोटे भाई नाराज हो गए थे। जैसे कि शक्ति सिंह उनसे नाराज हो गए थे, तो इसी प्रकार इनको भी भइयों का सामना करना पड़ा और उनको भी अपने भइयों का विरोध का सामना करना पड़ा था। जैसे प्रताप को जगमाल व चंद्रसेन को राम सिंह व उदय सिंह से। प्रताप जैसे कि हमें देखते हैं कि भी उदय सिंह ने मेवाड़ का राजा जगमाल को बनाया था और उससे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर राव मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बनाया था। तो राम सिंह और उदय सिंह से संघर्ष करना पड़ा कि ये दोनों चाहते थे कि हम ये क्या कर लें कि मारवाड़ को हड़प लें। दोनों का अधिकांश राज्य अकबर के कब्जे में था। दोनों का अधिकतर राज्य जैसे कि भी महाराणा प्रताप में देख ले, चित्तौड़ मांडला के कब्जे में था, तो इसके जैसे जोधपुर और कई ऐसे टेरिटरीज थी जो कि अकबर के सीधे कब्जे में थी। दोनों को अपने राज्यों की बाहर शरण लेनी पड़ी। महाराणा प्रताप को भी अपने राज्यों के बाहर जाना पड़ा, राज्य के बाहर जाना पड़ा मेवाड़ से बाहर, और वहां से युद्ध की नीतियां बनानी पड़ी, और चंद्रसेन को भी वहां से बाहर जाना पड़ा। जैसे प्रताप को छप्पन के मैदान बांसवाड़ा तथा चंद्रसेन को डूंगरपुर के महारावल अस्करण के पास क्या लेनी पड़ी थी, शरण लेनी पड़ी थी। अब हम देखते हैं असमानताएं। समानता तो वो थी, तो भाई इनको असमानताएं क्या थी? वैसे के वैसे तो जैसे थे नहीं थे, जैसा कि चंद्रसेन थे वैसे महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप थे वैसे चंद्रसेन, कुछ असमानताएं भी इनमें विकसित थी। तो उन असमानताओं में जो पहली असमानता निकल जाती है, वो प्रताप का विरोध उसके राजतिलक के साथ ही शुरू हो गया था, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ। जैसे प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1562 के 1567 के नहीं 1572 के आसपास किसका हुआ था, हमारे महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। तो राज तिलक के बाद ही उन्होंने क्या कर दिया कि मुगलों से विरोध करना चालू कर दिया था, जैसे वो राजा बने। और चंद्रसेन का जो क्या कहते हैं संघर्ष था, वो नागौर 1570 में जो नागौर दरबार लगा था उसके बाद शुरू हुआ था। ओके, तो ये एक असमानता थी। प्रताप का मुगल विरोधी उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, जबकि चंद्रसेन ने मुगल विरोधी उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। जैसे कि प्रताप के जो हम बेटे थे अमर सिंह जी, उनके बारे में पढ़ते हैं, राणा अमर सिंह, उन्होंने प्रताप की मृत्यु के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा और कई युद्ध उनके साथ लड़े। हालांकि बाद में अमर सिंह के बेटे ने मुगलों के साथ संधि कर ली, लेकिन अमर सिंह जी ने अपना जो जैसे उनके पिता थे वैसे उन्होंने अपना सम्मान बनाए रखा और मुगलों के साथ संघर्ष किया। लेकिन जो चंद्रसेन थे उनके जो ये विरोध था वो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। प्रताप ने हल्दी घाटी व दिवेर के युद्ध में आमने सामने की लड़ाई की, जबकि चंद्रसेन नहीं कर पाया। प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा, दिवेर का युद्ध भी लड़ा। ये क्या था कि मुगल सेना और प्रताप के आमने सामने की था इसमें, और काफी धुरंधर युद्ध किया था महाराणा प्रताप की सेना ने, जिससे भी उनको काफी विख्यात मिली थी उनकी सेना। और उनको क्या मिला था कि भाई दो युद्धों में इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने खड़ा होना भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है, तो उस समय इन्होंने युद्ध किया। प्रताप ने चाउन में स्थायी केंद्र बनाया, जबकि चंद्रसेन का ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं था। क्या स्थायी केंद्र की क्या महत्व होता है कि स्थायी केंद्र का महत्व ये होता है कि मैं जो हमारे मित्र हैं या जो हमारे शत्रु है उनको भी हमारा स्थायी केंद्र पता रहता है। हालांकि एक तरह से स्थायी केंद्र के हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन स्थायी केंद्र के कोई ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट भी थे, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रताप और चंद्रसेन में असमानता थी। और जो आखिरी पॉइंट निकल के आता है, ये जो बहुत बड़ा पॉइंट हम मान सकते हैं इन सभी असमानताओं में, प्रताप ने मेवाड़ में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया, जबकि चंद्रसेन में मारवाड़ में ऐसा करने में समर्थ नहीं था। मारवाड़ में क्या हुआ कि भाई जैसे कि महाराणा प्रताप थे, उन्होंने हमारी जनता, प्रजा, सैनिक, बच्चे सबको क्या किया कि राष्ट्रवाद की भावना का उन्होंने जागृत किया, उन्होंने संचार किया, उनको मोटिवेट किया। जबकि चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया, बल्कि वो क्या था कि और उसने क्या किया कि लूटपाट कर ली उनकी प्रजा में, तो उसका क्या हुआ, उससे उसकी जो छवि थी वो खराब हो गई थी। इन असमंतों के बावजूद चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है, क्योंकि
इन असमानताएं थी चंद्रसेन में, लेकिन वो फिर भी मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। जैसे कि चंद्रसेन था, चंद्रसेन की भौगोलिक जो परिस्थितियां थी वो जैसे मारवाड़ की जैसे जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वैसी मेवाड़ की नहीं थी। मेवाड़ की काफी अनुकूल थी और इस यहाँ की काफी प्रतिकूल जो कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियां थी। प्रताप को भामाशाह, ताराचंद जैसे दानवीर साथी मिले, जबकि चंद्रसेन के पास जनधन की कमी, मृत्यु तो जो अंतिम समय तक किसकी कमी रही चंद्रसेन के पास, जनधन की, और जनधन के बिना युद्ध और संघर्ष जारी नहीं रह सकता था। तो यही कुछ असमानताएं और समानताएं थी महाराणा प्रताप और चंद्रसेन में। उसके बाद चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमारे निकल के आते हैं मोटा राजा उदय सिंह, जो कि चंद्रसेन के क्या थे, बड़े भाई थे, मोटा राजा उदय सिंह। नागौर दरबार जो कि 1570 में लड़ा, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और विस्तार में पढ़ लेते हैं। इसका बेसिकली उद्देश्य था कि राजस्थान के जितने भी राजा थे उन सबको अपनी अधीनता स्वीकार करना चाहता था। कौन स्वीकार करना चाहता था अधीनता? अकबर। कौन स्वीकार कराना चाहता था? अकबर क्या कराना चाहता था कि सबको अपने अधीन करना चाहता था, और इसमें अधीनता स्वीकार भी की थी। इसमें अधीनता स्वीकार करने वाले राजा कल्याणमल जो कि बीकानेर के थे, हर्रा जो कि जैसलमेर के थे, और उदय सिंह जो कि मारवाड़ के थे, जैसे कि मोटा राजा उदय सिंह जो कि चंद्रसेन के भाई थे। इनका एक ही मोटिव था कि ये इनकी अधीनता स्वीकार करके जोधपुर को अपना चाहते थे या जोधपुर को चंद्रसेन से लेना चाहते थे। अब हम देखते हैं जोधपुर जो नागौर जो दरबार है, सॉरी नागौर दरबार, इसका महत्व क्या निकला? बेसिकली नागौर दरबार लगा दिया, उसमें अधीनता भी स्वीकार कर, लेकिन उसका महत्व क्या निकला? अकबर ने कूटनीति के माध्यम से बिना लड़े राजस्थान के राजाओं का अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि हो सकता था कि अगर नागौर दरबार में ये अधीनता स्वीकार नहीं करते जितने भी शासक थे, तो हो सकता था कि कल कोई इसके खिलाफ क्या कर देते कि क्रांति कर देते, और हो सकता है कि अकबर को इनके साथ सबके संगठन में हार का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि राजपूताना जो था वो एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही वीरों से भरा हुआ था। तो हो सकता था कि अकबर को इसका सामना भी करना पड़ता। राजस्थान में स्पष्ट विभाजन हो गया था। स्पष्ट विभाजन यानी कि एक जो थे मुगल सहयोगी थे और दूसरे थे मुगल विरोधी। जैसे कि हमने पीछे जो रबी राजा पढ़े, जैसे बीकानेर के, जैसलमेर के और मारवाड़ के, जैसे मोटा राजा उदय सिंह, ये थे मुगल सहयोगी, और प्रताप हो गए, जैसे चंद्रसेन हो गए, ऐसे राजा थे मुगल विरोधी राजा। तो ये क्या हुआ, इनका अलग अलग विभाजन हो गया, तो इनकी शक्तियां भी दो भागों में टूट गई थी। युद्ध समाप्त होने से शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिसके कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। हालांकि ये कह सकते हैं हम पॉजिटिव पॉइंट था कि युद्ध समाप्त हो गया, शांति व्यवस्था स्थापित हो गई, तो इससे कलात्मक गतिविधियां और जो कि साहित्यिक और बाकी सारी गतिविधियां हैं, उनको क्या मिली, जगह मिली है राजस्थान में और राजपूताना में। अकबर ने इस समय नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। किस तालाब का निर्माण करवाया? शुक्र तालाब में। कब लगा था? जब 1570 में नागौर दरबार लगा, तब इन्होंने नागौर में शुक्र तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। छोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी जो मानी बाई, या जिसे आप जोधाबाई भी कहते हैं, और जहांगीर ने जिसे जगत गोसाई की उपाधि दी, उससे खुर्रम जो कि शाहजहां इनका बेटा हुआ, और आगे जाके शाहजहां क्या बना था, जो हमारा मुगल रियासत था उसका क्या बना था, शासक बना था। तो इससे क्या हुआ कि ये इन्होंने विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए, इन्होंने कूटनीति के नीति भी अपना ली, इन्होंने विभाजन भी कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी बाहरी हमारे शासक आए थे, उन्हें इस प्रकार भारत या हमारे राजस्थान को इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, तोड़ा था, ताकि उनका जो शासन है वो वर्षों वर्षों तक चलता रहे। इससे पहले हम एक राजा और देख लेते हैं, जो कि है कल्ला रायमलो, जो कि इतने बड़े राजा कह सकते हैं, या बड़े राजा जो नहीं, या इतना ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि हम नहीं कह सकते। कल्ला रायमलो बेसिकली जो था वो उदय सिंह के भाई रायमल का पुत्र था। रायमल का, जैसे हमने उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के रायमल का पुत्र था ये कल्ला रायमल। इसका दूसरा नाम कल्याण सिंह का क्या था, कल्याण सिंह। ये सिवाना का सामंत था। कहाँ सिवाना? सिवाना क्या होती है? मारवाड़ के जो शासक है उनकी शरण स्थली। 1590 ईस्वी में अकबर के खिलाफ सिवाना का दूसरा शाखा किया था। इन्होंने क्या किया कि सिवाना में अकबर के खिलाफ युद्ध कर दिया था, ये किया, और 1590 में क्या कर लिया था, दूसरा शाखा हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिवाना के अंदर। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के शासक थे, इनके मर्सिये लिखे इन्होंने, किसके ऊपर लिखे थे? कल्ला रामलोद के ऊपर। नोट ये आप याद रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सके। मर्सिये, मर्सिये क्या होता है? युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे। ये पूछा जाता है कि मर्सिये किसे कहते हैं, या युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर क्या लिखा जाता है। तो आप ये नहीं कहते हो कि भाई उसकी कविता या कि उसे उसे क्या कहते हैं, हम मर्सिये कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद मेवाड़ क्लास में, और आगे हमारे साथ बनते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।